आइए आज हम जानते हैं कि आखिर डीएनए परीक्षण की ज़रूरत क्यों पड़े। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारी ये चैनल बहुजन की लाइन्स को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। डीएनए परीक्षण की ज़रूरत क्यों पड़े। संस्कृत और रूस की भाषा में हजारों ऐसे शब्द हैं जो एक जैसे हैं। यह बात पुरातत्व की विभाग, मानव वंश शास्त्र विभाग, भाषा शास्त्र विभाग ने भी सिद्ध कर दिया है, लेकिन फिर भी ब्राह्मणों ने इस बात को नहीं माना जो कि सच थे। ब्राह्मण भ्रांतियां फैलाने में बहुत माहिर है। पूरी दुनिया में इस मुकाबले में ब्राह्मणों का कोई जोड़ा नहीं है। इसलिए डीएनए के आधार पर शोध हुआ। ब्राह्मणों का डीएनए प्रमाणित होने के बाद उन्होंने सोचा कि अगर हम इस बात का विरोध करेंगे तो दुनिया में हम लोग बेवकूफ़ हो जाएंगे। तथ्यों पर दोनों तरफ से चर्चा होने वाली थी, इसलिए ब्राह्मण, राजपूत और वैश्यों ने चुप रहने का निर्णय लिया। ब्राह्मण जब ज़्यादा बोलता है, ब्राह्मण जब मीठा बोलता है तो खतरा नज़दीक पहुंच गया है, और जब बिल्कुल नहीं बोलता है, एकदम चुप हो जाता है, तो भी खतरा है। इट्स कॉन्स्पिरेंसी ऑफ साइलेंस। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, अगर ब्राह्मण चुप है और कुछ छुपा रहा है तो हम जोर से बोलना चाहिए। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कहते हैं, अगर ब्राह्मण चुप है और कुछ छुपा रहा है तो हमें जोर से बोलना चाहिए। इस शोध का परिणाम यह हुआ कि अब हमें अपना इतिहास नए सिरे से लिखना होगा। जो भी आज तक लिखा गया है वह ब्राह्मणों ने झूठ और अनुमानों पर आधारित लिखा है। अब अगर डीएनए के विश्लेषण पर विचार किया जाए और इतिहास फिर से ना लिखा जाए तो दुनिया ब्राह्मणों का बैकवर्ड हिस्टोरियन कहेंगे। डीएनए पीढ़ी दर पीढ़ी बिना किसी बदलाव के स्थानांतरित होते रहता है। आक्रमणकारी लोग हमेशा अल्पसंख्यक होते हैं और वह की प्रजा बहुसंख्यक होती है। जब भी अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात आती है तो आक्रमणकारी लोगों के मन में बहुसंख्यकों के प्रति हीन भावना का विकास होता है। इसीलिए ब्राह्मणों के मन में मूल निवासियों के प्रति हीन भावना का विकास हुआ। युद्ध में हारे हुए लोगों को गुलाम बनाना एक बात है, लेकिन गुलामों को हमेशा गुलाम बनाए रखना दूसरी बात है। यह समस्या ब्राह्मणों के साथ थी। ऋग्वेद में ब्राह्मणों को देव और मूल निवासियों को असुर, राक्षस, शूद्र, दैत्य या दानव कहा गया है। यह बात प्रमाणित है और इस बात के बहुत से सबूत भी हैं। भारत के बहुत से लेखकों ने इस बात को कई बार प्रमाणित किया है। यहाँ तक कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी अपनी किताबों में इस बातों को प्रमाणित किया है। एक सबूत यह भी है कि देव अब ब्राह्मण कैसे हो गए। दीर्घ काल तक मूल निवासियों को गुलाम बनाने के लिए ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था लागू की। मूल निवासियों को शूद्र घोषित किया गया। कर्मिक असमानता में ब्राह्मणों, राजपूतों और वैश्यों को अधिकार प्राप्त है। मूल निवासी शूद्रों को कोई अधिकार नहीं दिया गया। मूल निवासियों को भी अधिकार होना चाहिए था, परंतु उसे शूद्र बनाकर सभी अधिकारों से वंचित कर दिया गया। ऐसा ब्राह्मणों ने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए किया, ताकि यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो हमेशा शूद्र बना रहे और किसी युद्ध के ब्राह्मणों, राजपूतों और वैश्यों के गुलाम बना रहे। अब सवाल ये है कि ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य तीनों एक हैं, तो उन्होंने अपने के 3 हिस्सों में क्यों बांटा? क्योंकि मूल निवासियों को हमेशा के लिए गुलाम बनाने के लिए व्यवस्था बनानी जरूरी थी। संस्कृत में वर्ण का अर्थ होता है रंग, तो वर्ण व्यवस्था का अर्थ है रंग व्यवस्था। संस्कृत में आपको आज भी वर्ण का अर्थ रंग ही मिलेगा। ये वर्ण व्यवस्था, रंग व्यवस्था क्यों? क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का रंग तो एक ही है, इसलिए रंग व्यवस्था में ये तीनों वर्ण अधिकार संपन्न हैं। चौथे रंग का आदमी अनेक रंग का नहीं, उनके रंग का नहीं है, इसलिए अधिकार वंचित है। डीएनए की वजह से विश्लेषण करना संभव है। नस्लीय भेदभाव की विचारधारा का नाम ही ब्राह्मणवाद है। वर्ण व्यवस्था के द्वारा ही मूल निवासियों को गुलाम बनाना और दीर्घकाल तक गुलाम बनाए रखना ब्राह्मणों के लिए संभव हो पाया। ब्राह्मणों ने सभी धर्मशास्त्रों में महिलाओं को शूद्र घोषित किया। ये आज तक सबसे मुश्किल सवाल था। ब्राह्मणों ने अपनी माँ, बहन, बेटी, पत्नी तक को शूद्र घोषित कर रखा है। डीएनए में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के आधार पर
ये सच सामने आया कि भारत की सभी महिलाओं का डीएनए 100% एक है और भारत की सभी महिलाओं का डीएनए किसी भी विदेशी महिला के डीएनए से नहीं मिलता है। इससे साबित हो जाता है कि भारत की सभी महिलाएं मूल निवासी हैं। इसलिए ब्राह्मणों में अपनी माँ, बहन, बेटी और पत्नी तक को शूद्र घोषित कर रखा है। ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य जानते हैं कि उन्होंने केवल प्रजनन के लिए महिलाओं का उपयोग किया है, इसलिए अपनी माँ, बहन, बेटी को भी शूद्र घोषित कर रखा है। ब्राह्मण हमेशा शुद्धता की बात करता है। ब्राह्मण जानता है कि आदमी का डीएनए सिर्फ आदमी में स्थानांतरित होता है, इसलिए ब्राह्मण स्त्री को पाप योनि मानता है, क्योंकि वो उनकी कभी थी ही नहीं। डीएनए और धर्मशास्त्र दोनों के आधार पर यह बात सिद्ध की जा सकती है। इससे यह साबित हुआ कि आर्य ब्राह्मण स्थानांतरित नहीं हुए, आर्य आक्रमण करने के उद्देश्य से भारत आए थे, क्योंकि जो आक्रमण करने आते हैं वो अपनी महिलाओं को कभी भी साथ नहीं लाते। ऐसी उस समय की मान्यता थी, इसलिए आज भी आर्यों का स्वभाव वैसा ही बना हुआ है। बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था को समाप्त किया। हमारे गुलामी के विरोध में लड़ने वाला सबसे पुराना और बड़ा पूर्वज था। इसका मतलब है कि वर्ण व्यवस्था बुद्ध के काल में भी थी। यह बात प्रमाणिक है कि इस जन आंदोलन में बुद्ध को मूल निवासियों ने ही सबसे ज़्यादा जन समर्थन दिया। जैसे ही वर्ण व्यवस्था ध्वस्त हुई तो चतुसूत्री पर आधारित नई समाज रचना का निर्माण हुआ। उसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज की व्यवस्था की गई। इस क्रांति के बाद प्रतिक्रांति हुई, जो पुष्यमित्र शुंग, जिसे आज राम के नाम से जानते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने राजा बृहदत्त मौर्य की हत्या करके वाल्मीकि शुंग दरबार का राजकवि था और उसने पुष्यमित्र शुंग और बृहदर्थ को सामने रखकर ही रामायण लिखी। इसका सबूत वाल्मीकि रामायण में है। बृहदत्त की हत्या पाटलिपुत्र में हुई थी। पुष्यमित्र शुंग की राजधानी अयोध्या में थी। रामायण के अनुसार राम की राजधानी भी अयोध्या में थी। पुरातात्विक प्रमाण है कि कोई भी राजा अपनी राजधानी का निर्माण करता है तो उस जगह को युद्ध में जीतता है, फिर अपनी राजधानी बनाता है। मगर अयोध्या युद्ध में जीती गई राजधानी नहीं थी, इसलिए उसका नाम रखा गया अयोध्या, अर्थात अजोर योद्धा, युद्ध में न जीती गई राजधानी। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया। पुष्यमित्र ने जो प्रतिक्रांति की, उसके बाद भारत में जाति व्यवस्था को स्थापित किया गया। पहले गुलाम बनाने के लिए वर्ण व्यवस्था और प्रतिक्रांति के बाद मूल निवासी हमेशा गुलाम बना रहे, उसके लिए जाति व्यवस्था का निर्माण किया गया। मूल निवासियों का प्रतिकार हमेशा के लिए खत्म करने के लिए विदेशी आर्यों ने योजना बनाकर सभी मूल निवासियों को अलग अलग 6743 जातियों में बांट दिया, जिससे मूल निवासियों में एक मानसिक स्थिति पैदा हो गई कि हम प्रतिकार करने योग्य नहीं रह गए। गुलामों में ही ऐसी मानसिक स्थिति होती है। ब्राह्मणों के द्वारा जाति व्यवस्था को कर्मिक असमानता पर खड़ा किया गया। असमान लोग एक होने चाहिए थे, लेकिन ब्राह्मणों ने असमान लोगों को भी कर्मिक असमानता में विभाजित किया। प्रतिकार अंदर ही अंदर होता है, लेकिन जिसने गुलामी ला दी उसका प्रतिकार करने का ख्याल भी मन में नहीं आता है, क्योंकि ब्राह्मणों ने मूल निवासियों में जाति पर आधारित लड़ाइयाँ करवाना शुरू कर दिया, जिससे मूल निवासी आपस में ही लड़ने लगे और उन्होंने असली गुलामी लादने वाले का प्रतिकार करना बंद कर दिया। डीएनए शोध सिद्ध करता है कि जाति वर्ण व्यवस्था निर्माणकर्ता ब्राह्मण है। उसने सभी को विभाजित किया, लेकिन खुद को कभी विभाजित नहीं होने दिया। जाति के साथ ब्राह्मणों की सर्वोच्चता जुड़ी हुई है, इसलिए ब्राह्मणों के सामने हमेशा संकट खड़ा रहता है। इस व्यवस्था को कैसे कायम रखा जाए? जाति प्रथा को बनाए रखने के लिए ब्राह्मणों ने निम्न परंपराओं जैसे कन्यादान, बाल विवाह प्रथा, विधवा विवाह प्रथा, सती प्रथा आदि का निर्माण किया। ये प्रथाओं के बारे में आगे के वीडियो में आपको जानकारी देंगे। और साथियों, मैं ये बता देना चाहता हूं कि आज भी विधानसभा में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष
सम्राट चौधरी ने ये ऊंचे ऊंचे स्वर में बोला कि ब्राह्मण कल भी श्रेष्ठ था, आज भी श्रेष्ठ है और कल भी रहेगा। इस ब्राह्मणवादी को, विदेशी को आप लोग क्या करना है इसके बारे में सोचेंगे। आगे जो भी प्रथाएं हैं इसके बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद।